जैसे जानते हैं आज ये ज्ञान ज्योति कार्यक्रम का 27वां संस्करण है और आज का हमारा विशेष अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश टैक्स बार के एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। धन्यवाद विक्रम जी। आदरणीय सक्सेना साहब, सादर नमस्कार आपको। मैं अरविंद गुप्ता, आनंद सिंघल जी, खन्ना साहब, आदरणीय CBN राय साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक भैया, शिव कुमार अरोड़ा जी और सारे हमारे उपस्थित साथी, ज्ञान के इस ज्ञान ज्योति कार्यक्रम में आप सारे लोगों का हार्दिक स्वागत और वंदन है, अभिनंदन है। हम लोगों ने इस अवधि में अपने सारे साथियों को जागरूक रखने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए हम विशेष रूप से आभारी अपने विक्रम भाई के, आनंद सिंघल जी के, DK गांधी जी के और अपने पूर्व अध्यक्षों, संस्थापक सदस्यों के हैं और अपने सारे साथियों के हैं जिन्होंने सारे लोगों को एक साथ जोड़ने और जगाने का कार्यक्रम किया है। हमारा ये प्रयास है कि हम अपने साथियों को अधिक से अधिक जोड़ें और उन्हें शिक्षित करें। शिक्षित तो है ही, उनके ज्ञान में और ज्ञान संवर्धन करें। हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आग्रह करेंगे विक्रम भाई से कि कार्यक्रम आरंभ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। धन्यवाद अरविंद जी। अब आज की कड़ी में सबसे पहले निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल सेल के चेयरमैन आनंद सिंघल जी से कि वो आए, आज के मुख्य वक्ता को काफी इंट्रोडक्शन दें और सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करें। आनंद सिंघल जी प्लीज। थैंक यू वर्मा जी। नमस्कार सक्सेना साहब। पहले आपको विशेष बहुत सुखद पल हैं हम सब के लिए कि आज आपको पुनः हम लोग अपने बीच पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं विक्रम जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि सक्सेना साहब का जो है वो परिचय दूं और विषय से लोगों को अवगत कराऊं। खैर, सबसे पहले मैं आपका यूपी टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हमारे बीच आलोक सक्सेना साहब, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और मेंबर ट्रिब्यूनल भी आपको लंबे समय तक, लगभग 3 इयर्स 1 मंथ हमने कॉमर्शियल टैक्स में देखा है। ठीक है, काफ़ी लोग आपसे अपरिचित भी हैं उधर से, क्योंकि इधर आपका आना नहीं हुआ पूरब की तरफ में या लखनऊ, इधर कानपुर, लेकिन उधर आपने DB के तौर में गाजियाबाद में ज़्यादा रहे आप, और उसके बाद आपने सहारनपुर और मुरादाबाद और विभिन्न जगहों पर आपने जो है बेंच अटेंड की हैं। लोग बहुत प्रभावित हैं। जहाँ भी मेरी बातचीत हुई है, मैंने सबसे बताया है तो उन्होंने बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा सिंगर साहब ये बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम रहा है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। आप करिए विक्रम जी। हाँ, वर्तमान में फाउंडर मेंबर हैं आप ऐसे लीगलों के और एडवोकेट भी हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकालत आप प्रारंभ कर चुके हैं। इसमें वर्तमान में गाजियाबाद में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज यूपी जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू आप आए थे यहाँ, और अगस्त 86 से दिसंबर 2018 तक 32 साल 5 महीने लगभग आप इस सर्विस में होकर के रिटायर हुए ससम्मान। और हमें सौभाग्य मिला टैक्सेशन के एडवोकेट्स को मेंबर आपके जुडिशियल मेंबर थे आप हमारे साथ कॉमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल में 2013 से 2016 तक। इस बीच आपका हमें सुनने का, समझने का, काफ़ी आपके दिए हुए जजमेंट्स हमने, कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह सकता हूं कि हमने काफ़ी उसमें पाया है। हम लोग को दिशा मिली है एक निश्चित रूप से, जैसा हम काफ़ी जगह अपेक्षा करते हैं, तो उससे भी परे जाकर के आपने एक नेचुरल जस्टिस, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द जितने वर्ड्स हैं उसका जितना अच्छा सामंजस्य किया है वो रियली हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका यूपी टैक्स बार की एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत,
अभिनंदन। अब दूसरा एक पार्ट है जो विक्रम जी ने फिलहाल आदेश दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी आपके समक्ष थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज ऑफ प्लेस एंड वैल्यू इन जीएसटी। क्यों विक्रम जी, कंट्रोवर्सीज? बिल्कुल सर, कंट्रोवर्सीज की ही बात है। जीएसटी तो है ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ। नहीं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोनों ही। किंतु मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर बहुत लेंथ में हो गया, प्लेस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है और वैल्यूएशन सेक्शन 15 ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। दोनों को हम आज आपसे सुन रहे हैं बहुत धैर्य के साथ, जितने बहुत सार में हमको संक्षेप में ये चीजें एक तरीके से, इतना मेरा विश्वास है आप इन चीजों को प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे हम सबको, जिससे हम वन थिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई, थोड़ा सा जो विषय की बात आई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका डिटर्मिनेशन किस लिए जरूरी है जीएसटी के में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग जो मैं बता दूं सबसे पहले कि प्लेस ऑफ सप्लाई सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, एसजीएसटी में अकॉर्डिंगली। इसकी वजह है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन आया आर्टिकल 269A(2) के तहत, उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिटर्मिनेशन का अधिकार सिर्फ सेंट्रल को होगा। तो इस आर्टिकल के थ्रू जो 2016 से प्रभावी हुआ, इसके तहत ये अधिकार कि प्लेस ऑफ सप्लाई और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे सप्लाई का जो है, ये जो है निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होगा। तो केंद्र ने अकॉर्डिंगली ये दिया। इसके तहत ही जहां अपने यहाँ सेक्शन 2(86) में डिफाइन किया है प्लेस ऑफ सप्लाई को, वहां उन्होंने ये लिखा एज रेफर्ड इन चैप्टर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। वो एक कह के छुट्टी पा गए, पूरा निश्चिंत हो गए, क्योंकि वाकई इतना महत्वपूर्ण ये है। गुड्स के संबंध में ही चाहे ले लीजिए, चाहे आप उसके संबंध में ले लीजिए सर्विसेज के संबंध में, दोनों में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है प्लेस को लेकर के। इसलिए ये बहुत एक देश एक कर, इन चीजों को देखते हुए यूनिफॉर्मिटी के पर्पज से, विवाद से बचने के लिए यह प्राविधान बहुत आवश्यक तौर पर आईजीएसटी में जो सेक्शन 10 to 14 इसमें समाहित है, इसके अंदर दिया गया है। आइए अब सुनते हैं वैल्यूएशन सप्लाई की जो थोड़ी सी बता दूं। सेक्शन 15 इसमें है, सेक्शन तो सिर्फ एक है कि उसमें जो रूल्स है अकॉर्डिंगली रूल 27 to 35, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सारी चीजें जो हैं उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया सेक्शन 15 में, और उसके बाद सारे जो डिफिनीशन को एक्सप्लेन किया गया है, जो उसमें एप्लीकेट क्या चीज है, कौन से कर, लेवी, टैक्स, कौन से एक्सपेंसेस, क्या चीज है जो अलाउ होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, कौन सी नहीं होगी, इन सब को जो है रूल 27 to 35 में दिया गया विस्तार से। आइए आपसे हम लोग सब सुनते हैं वैल्यूएशन और इसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर जो इसमें कंट्रोवर्सीज हैं, पर्टिकुलरली उन्हीं तक हम सीमित रहते हैं, पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। थैंक यू आनंद साहब, थैंक यू सो मच। सक्सेना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हम सब बेताब हैं आपको सुनने के लिए। द फ्लोर इज ऑल योर्स, प्लीज। Well, good evening to all of you. Thank you very much for inviting me on this platform for presentation on a very, very contentious matter under the GST, that is place of supply and value of supply of goods. Basically, today my presentation on this topic is confined on determination of place of supply. Valuation of supply तो थोड़ा बैकग्राउंड में चला जाता है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में बहुत ज़्यादा, टू माई माइंड, जहाँ तक माई नॉलेज गोज, उतना ज़्यादा कंटेंट वो नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल सप्लाई प्रोविजंस हैं उसको उन्होंने बहुत सारे डिफाइन कर दिया है, बाकी उन्होंने ब्रॉड लाइन दे दी है, जैसे कि भी सिंगल साहब बता रहे थे। तो मैं पहले प्लेस ऑफ डिटर्मिनेशन प्लेस ऑफ सप्लाई पे अपने स्टार्ट कर। एवरीबडी नोज के जीएसटी जो है, जब हमारे पास ये रिजीम आया तो उससे पहले हमारे पास मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम था जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, कुछ स्टेट में इधर, कुछ स्टेट में उधर। तो जब जीएसटी आया तो हमने सिंगल सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश की, डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कंजम्पशन, प्लेस ऑफ कंजम्पशन, उस बेस पर हमने उसको जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब फेस हो रही हैं। हम ड्यूरिंग द डिस्कशन विद मैनी एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट,
हम लोग को पता चल रहा है कि साहब कुछ, या तो मेरा अपना मानना बेसिकली, अगर मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पे इसे कह रहा हूँ, अगर मैं उसको ये देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कभी या तो हम उसको बहुत ज़्यादा डीपली उसको नहीं देख रहे हैं, या हम उसे सुपरफिशियल वे में उसको देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए ज़्यादा हम उसको, या हम उसे लिटरली सेक्शन के प्रोविजन को हम लिटरली इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही हैं। और वैसे अगर उसको उस तरीके से थोड़ा सा उस सेंस में देखा जाए कि जिस जो एक्ट को लाने का ऑब्जेक्ट था गवर्नमेंट का, या जो बेसिक पर्पस था, अगर हम उसको हारमोनियस उसमें इंटरप्रेट करें तो शायद मेरे विचार से जहां तक है कि वो प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा ग्रेव नहीं है जितनी हम लोग उसको फोर्सी कर रहे हैं या जितने हमको प्रोजेक्ट की जा रही है। तो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी सिंगल साहब ने जैसे कहा कि CGST या SGST डज नॉट, नन ऑफ द टू एक्ट, इनमें से कोई भी एक्ट जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई को ना डिफाइन कर रहा है ना उसके बारे में कोई प्रोविजन कर रहा है। तो बेसिकली कारण क्या है कि CGST और SGST जो अप्लाई करते हैं ये केवल इंटर स्टेट सप्लाई को कवर करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन द मैटर इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट सप्लाई, दैट्स व्हाई IGST कवर्स दिस टर्म। Section 10 of the IGST, it is a basic section for determination of place of supply. अब जो मेन सबसे पहली प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है, वो सेक्शन 10(1)(a) का आ रहा है, जहाँ पे हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात इन्वॉल्व है। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट कंटेंशियस इशू है, विच जैसा कि मेरे लोगों से बातचीत में बहुत सारे एडवोकेट से लोकल लेवल पे या इवन इलाहाबाद में बहुत सारी बातों में ये आ रही है कि साहब ये जो आ रही है, और इसमें भी एक्स सर्विस सेल, एक्स फैक्ट्री सेल, एक्स वर्क सेल, उसको अदरवाइज जो पहला सेक्शन उसमें जो आ रहा है सब सेक्शन ए में, वो तो बहुत अपने में क्लियर है कि जहाँ सप्लायर एक स्टेट में है और वो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स दूसरे में है, रेसिपिएंट दूसरे स्टेट का है, और मूवमेंट जा रहा है सीधा सीधा, सप्लायर इज रेस्पॉन्सिबल टू सेंड द गुड्स टू द रेसिपिएंट एट हिज प्लेस, देयर इज नो डिस्प्यूट एट ऑल, सप्लाई विल बी एट द प्लेस ऑफ द रेसिपिएंट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे हम रेसिपिएंट जाता है वहाँ पे माल लेने के लिए या उससे ट्रांजेक्शन वहाँ पे कर रहा है, एक्स वर्क सेल जहाँ पर आ रही है। आई गॉन थ्रू मैनी आर्टिकल्स जहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने, ये जो आर्टिकल राइटर थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि जब हम सेल ऑफ एक्स वर्क सेल कर रहे हैं, वहाँ पे रेसिपिएंट गया उससे, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव गया, एजेंट गया, और उसने वहाँ पे जाके सप्लाई ली और उसे डिलीवरी हुई, तो वहाँ पर मैटर एंड, वहाँ पे सप्लाई वहीं पर हो गई। अब इट इज फॉर द रेसिपिएंट के साथ, वो जो डीलर है वो कहाँ क्या गुड्स ले जाता है, कहाँ क्या ले जाता है, कहाँ नहीं ले जाता है। यहाँ पर मेरा एक थोड़ा सा ऐसे जो ऐसी ओपिनियन है उससे थोड़ा मेरा विरोध है। आई एम इन अपोजिशन टू दिस व्यू। क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10(1) ऑफ IGST क्लियरली जो उसका एम्फेसिस है, जो सबसे बड़ा एम्फेसिस है, वो मूवमेंट ऑफ गुड्स के बाद, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर और बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, अगर सप्लायर वहां से माल बेच रहा है, वहां पे रेसिपिएंट को उसके डेस्टिनेशन में इन अदर स्टेट, मैंने अभी बताया, कोई इन माय व्यू देयर इज नो डिस्प्यूट एट ऑल, बट इफ द रेसिपिएंट अंडरटेक्स दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हम तो खुद ले जाएंगे। तो क्या आप ये कहें कि साहब, या कोई आदमी ये कह सकता है कि साहब उसका मूवमेंट नहीं होगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज देयर। एक्स वर्क सेल में इवन इंट्रा स्टेट अगर सेल होगी तभी मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, क्योंकि फैक्ट्री सेल पे तो वो कंजम्पशन होने का नहीं है, फैक्ट्री गेट पे तो कंजम्पशन होता नहीं गुड्स का कंजम्पशन हमेशा किसी रेसिपिएंट के प्लेस पर होगा, या उसके किसी जो उसका डिटर्मिनेट प्लेस है वहां पर वो करेगा। लेकिन इंटर स्टेट सेल में असेंशियली उसको गुड्स को वहां पे ले जाना है। जब वो वहां लेके जाएगा तो पहली कंडीशन जो 1(a) की है कि मूवमेंट बाय द रेसिपिएंट इट कम्स इनटू पिक्चर। इट वुड बी अ केस ऑफ supply at the destination of the recipient, even in case of work sale। यहाँ पर एक चीज और भी आती है, अभी एक एडवोकेट से मेरे से डिस्कशन में इलाहाबाद में एक बात आई थी, उन्होंने कहा नहीं साहब, जब ये बात आई कि उन्होंने फैक्ट्री पे उन्होंने उसको सेल कर दिया, मैटर तो एंड हो गया, अब तो वो लेके जा रहा है, और उसने साहब कुछ नहीं बताया। रादर एक वेबिनार में एक स्पीकर ने, उन्होंने भी एक क्वेश्चन उठाया था
कि साहब अगर कोई आदमी आता है और हम बायर सेलर उससे पूछे भी तुम कहाँ लेके जाओगे, वो भाग जाएगा छोड़ के, तो ऐसे तो हमारे बायर का बिजनेस तो होने का नहीं सेलर का, वो तो छोड़ देगा। तो फिर सेलर पे ये जिम्मेदारी क्यों आए दो कि साहब वो ये पूछे कि कहाँ लेके जा रहा है। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि साहब कहाँ लेके जाएगा, यहाँ लेके जाएगा, वहाँ लेके जाएगा, हम क्यों पूछे सेलर, सेलर क्यों पूछे। नहीं, देखिए सेलर, मेरी ओपिनियन है, एक हम्बल ओपिनियन है कि सेलर इज ड्यूटी बाउंड। लॉ के प्रोविजन स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जब तक सो लॉन्ग प्रोविजन इज देयर इन द स्टैट्यूट, इट हैज टू बी अप्लाइड टू, इट हैज टू बी अदर टू। आप रूल 46 है अपने यहाँ जो CGST रूल्स का, टैक्स इनवॉइस काटने का। इफ ए रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड सेलर अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है और वो उसको टैक्स इनवॉइस, उसमें स्पष्ट रूप से देयर आर सो मेनी प्रोविजन इन रूल 46 विच मैंडेट्स कि कौन कौन से पर्टिकुलर इनवॉइस में शामिल करने पड़ेंगे। Even in case of unregistered dealer, देखिए name and address of the unregistered dealer has to be mentioned। अगर आप उस पे देख रहे हैं कि साहब उसका एड्रेस बाहर का है, दूसरे स्टेट का है, तो एक थ्योरी ऑफ ड्यू डिलीजेंस कम्स इनटू पिक्चर। ड्यू डिलीजेंस का मतलब सीधा सीधा है, एवरीबडी नोज कि जहाँ पर इन ए गिवन सर्कमस्टांस ए नॉर्मल स्टूडेंट मैन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज व्हाट काइंड ऑफ डिलीजेंस, दैट इज ड्यू डिलीजेंस। जब आप एक बाहर के व्यापारी के जो हु बिलोंग्स टू से ए पर्सन बिलोंग फ्रॉम जयपुर goes to Calcutta for purchasing the goods, he does not disclose the destination of goods, but somehow during the discussion he says कि साहब मैं I hail from Gujarat। This statement, अब देख आप टैक्स इनवॉइस काटते हैं तो कम से कम कुछ तो डिटेल्स आप पहले लेंगे कि भाई आप टैक्स इनवॉइस काटेंगे तो क्या करेंगे, क्या क्या डिटेल उसमें देंगे कुछ। तो जब आपको आप यू आर मैंडेटेड टू रिड्यूस टू राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, तो ये तो कोई नहीं कह सकता, कोई भी ऑर्डर प्रूडेंस का आदमी नहीं कह सकता कि साहब ये जो है मुझे पता नहीं था, ये साहब ये बाहर लेके जाएगा, ये इसका डेस्टिनेशन कहाँ पर होगा। उस अवस्था में जब रजिस्टर्ड के केस में तो सीधी सीधी बात है, उसका सब नंबर जो उसका आइडेंटिटी नंबर है वो भी सब मेंशन हो। ये प्रॉब्लम आ रही है अनरजिस्टर्ड के केस में ज़्यादा आ रही है, या रजिस्टर्ड के केस में भी उसने नहीं बताया, तब भी ये केस इंटर स्टेट सेल का ही होगा। ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इट इज मैंडेटेड के साथ आप उसको प्रॉपरली जज करें। इन केस ऑफ बोनाफाइड मिस्टेक्स के साथ उससे बिल्कुल ही झूठ बोल दिया, या आपके पास कोई मटेरियल फैक्ट्स के सामने रखते हुए कोई मटेरियल नहीं आया, या ऐसे फैक्ट्स आपके सामने नहीं आए कि आप एक प्लॉजिबल एक डिसीजन ले सकें कि ये डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स कहाँ पर है। वहाँ पर देर आर प्रोविजन सेक्शन 19 IGST का, सेक्शन 77 CGST का, वहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं कि साहब अगर आप ऐसा कर हो जाता है तो उसका एक रेमेडी आपके पास में होगी कि साहब वो आप उसको कोई पैनल को लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती है। लेकिन अब ये सिचुएशन ये भी आती है कि साहब आपने कुछ नहीं बताया, कि साहब आपने एड्रेस भी आपने गलत ही बता दिया, आपने स्टेट कलकत्ता के बंगाल के स्टेट से अपना एड्रेस बता दिया, डेस्टिनेशन भी बता दिया, देन ही विल बी सेलर विल बी जस्टिफाइड कि साहब उसे इंटर स्टेट सेल ट्रीट करे और उसको कर। और सब्सिक्वेंटली अगर वो पाया जाता है बाद में ड्यूरिंग किसी वजह से आता है कि साहब ये गुड्स वाज टेकन टू गुजरात, ठीक है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सेलर इज प्रोटेक्टेड, जीएसटी का चार्ज होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेशन के लिए सेलर की भी उतनी लायबिलिटी है कि वो ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करे, उसको देखे क्या ये अगर रिटन ऑर्डर है बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई बात नहीं, अगर ओरल भी आके आदमी लेता है या वहीं के वहीं ले रहा है तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये माई हम्बल ओपिनियन, ये डिस्प्यूट उस समय अराइज नहीं होगा अगर हम थोड़ी सी ड्यू डिलीजेंस वहाँ पर बरतें, थोड़ा सा भी अगर हम अपना माइंड पे एप्लीकेशन रखेंगे तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। मूवमेंट ऑफ गुड्स हर हाल में एक डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया है, हर हाल में डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठा मेरे से, एक डिस्कशन में एक व्यक्ति ने, एक अधिकारी हमारे यहाँ वो हैं सेल टैक्स में, तो उन्होंने भी एक बार डिस्कशन में एक बात पूछी कि सपोज मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड आदमी है, रजिस्टर्ड आदमी दिल्ली से आके गाजियाबाद में अपनी वो बेच दे और वो वहाँ डिस्क्लोज नहीं करता है, और उसके आया अपना माल लेके आ गया या इंस्टॉलमेंट में थोड़ी थोड़ी चीज़ ला के उसने गाजियाबाद में स्टोर दी और देन ही उन्होंने उसको सेल कर दिया। व्हाट वुड बी द केस? सुनने में बहुत वैसी बात लगती है,
तो मैंने कहा अच्छा आप क्या सोचते हैं? तो बोले साहब दिस इज द केस ऑफ IGS, इंटर स्टेट सेल। तो मैंने उनसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, सवाल किया कि भाई ये बताइए मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? बोले मूवमेंट ऑफ गुड्स तो हुआ, दिल्ली से सामान लेके आया। देन आई पुट ए डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है, क्या ये सब्सिक्वेंट टू द ट्रांजेक्शन होना चाहिए या प्रायर टू द ट्रांजेक्शन होना चाहिए? अगर मैंने दिल्ली के व्यापारी को कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट मेरे उस परसुएंस ऑफ या इन कंप्लायंस ऑफ माई ऑर्डर नहीं था, तो व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया? द मूवमेंट, अगर आप उसकी लैंग्वेज पे जाएं सेक्शन 10(1)(a) की, बहुत ही स्पेसिफिक क्लियर है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स सेक्शन 10(a) में स्पष्ट रूप से है कि वहां रेसिपिएंट इज ऑलरेडी नोन टू whom द गुड्स आर बीइंग सेंट, वहां पे बहुत क्लियर है। तो वहां पर मूवमेंट, इसका क्लियर मतलब है कि मूवमेंट का मतलब है कि ये सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले का है, देन वो आदमी लाया, चोरी की, उसने नहीं बताया, डिस्क्लोज किया, लाके गाजियाबाद में उसने रामलीला मैदान में अपना एक स्टॉल लगाया और सारी उसने यहाँ पे या एक पर्टिकुलर किसी मॉल में ले जाके उसने बहुत सारा अपना माल बिल्कुल वहीं पर बेच दिया। अब इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स भी नहीं हुआ देखा जाए, क्योंकि वो तो लाया, सब्सिक्वेंट कोई कंट्रैक्ट था नहीं उसका, उसे लाके ऑपलैंड माल में वो माल को बेच दिया, उन्होंने भी खरीद लिया उसे। इन देखा जाए तो कोई टर्मिनेशन मूवमेंट हुआ ही नहीं। अब आप उस मूवमेंट को लाएं कि साहब वो दिल्ली से लेके आया था, तो लेके आया था तो अपनी प्रॉपर्टी लेके आया। अब वो यहाँ से लाया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो उसकी क्या लायबिलिटी है, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स मेरे माई हम्बल ओपिनियन इट मस्ट बी प्रीसीडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में होना चाहिए। उससे पहले का मूवमेंट जो है वो मटेरियल नहीं है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कहीं से माल लाए, यहाँ पे लाके उसने एक स्टॉल लगा लिया, बेचना शुरू कर दिया। अगर वो अनरजिस्टर्ड को बेचता, मान रामलीला मैदान में उसने स्टॉल लगा लिया, बेचना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे तो वो रजिस्टर था नहीं, या अनरजिस्टर्ड वो कर रहा है और वहाँ पे अनरजिस्टर्ड को भेजा, तो उसका अगर वो पकड़ा जाता है तो लॉ विल ही विल अटेक द पेनल कंसिक्वेंसेस जो भी होंगे, या IGST देगा और जो भी देगा। लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जो मैंने लगातार पढ़ने, मुझे मूवमेंट हमेशा जो है सब्सिक्वेंट टू द ट्रांजेक्शन होगा, तभी सेक्शन 10(1)(a) उसमें आता है, तब वो इंटर स्टेट सेल होगी। अन्यथा टू माई माइंड, अगर जैसे गाजियाबाद में आके उसने माल बेचा, जो उन्हें पहले से आके यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, उसे उसने बाद में ले जाके उसके शॉप पे ही बेच दिया, लोकल शॉप पे उसने उसे बेच दिया, उसने उसे खरीद लिया, तो इट विल नॉट बी ए केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, रादर इट विल बी केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, सब्जेक्ट टू दिस कैवियट कि अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसने यहाँ बेचा और उसकी कोई लायबिलिटी होती है कि वो लाया था या नहीं लाया था, तो वो उसको जिम्मेदार। यहाँ पर सेल जो बायर है ऑपलैंड माल, उस वो रसीद बिल इनवॉइस काटेगा, उसकी जिम्मेदारी ये बात नहीं होगी कि वो ये कहे कि साहब ये तो IGST होना चाहिए था, आपको इसे इंटर स्टेट सेल क्यों नहीं आपने ट्रीट किया। तो ये जो सेक्शन 10(1)(a) है, इसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर है, प्लेन अनएम्बिगुअस, दैट विद नो कंफ्यूजन एट ऑल। इवन एक्स वर्क सेल में भी, जहाँ तक मैंने अभी आपको अपने सबमिशन किया, एक्स वर्क सेल में भी हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आते हैं अगर हम थोड़ा सा, हम कैजुअल करते है क्या, हमने साहब उसका वो काट दिया CGST। अब आप देखिए इसका एक अनदर एस्पेक्ट है जो मेरे से, अगर कोई आदमी झूठ बोल के बाद CGST दे आता है और बाद में माल को ले जाता है वहाँ, तो आप देखिए उसका फायदा क्या हो रहा है, ही गेट लॉस, ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी क्रेडिट इन हिज ओन स्टेट, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने का। IGST का क्रेडिट तो मिलता, लेकिन CGST वहां देने पे और SGST देने पे तो उसको कोई क्रेडिट वहां पे अपने स्टेट पे तो मिल नहीं रहा है। तो सेलर के जो बायर है उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्ली उसे डिस्क्लोज करे। सेक्शन 46 में भी, रूल 46 में भी है कि भाई बायर के रिक्वेस्ट पे कुछ पर्टिकुलर्स ऐड किए जा सकते हैं उसके अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स को बहुत सारे लोगों का जो विचार है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स उसमें नहीं है एक्सपेक्टिव सेल में या एक्स वर्क सेल में, उससे मेरा थोड़ा सा आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू। दिस इज फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। सेकंड आता है हमारे पास में जो सेक्शन 10(1)(b) का है, एक थर्ड पर्सन के उसमें, ये भी बहुत क्लियर सी बात, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी जो आ रहा है वो भी इसी बात को लेके है कि साहब सप्लाई, जैसे किसी ने आदमी ने थर्ड पर्सन के इंस्टांस से सप्लाई किसी
आदमी ने फैक्ट्री गेट से ले ली, वहां भी एक क्वेश्चन उठा के साहब मूवमेंट ऑफ गुड्स, बट द लैंग्वेज इज प्लेन एंड क्लियर. इट इज अ रेसिपिएंट, द पर्सन हु ऑर्डर, थर्ड पर्सन, जिसके ऑर्डर पे माल को सप्लाई किया जा रहा है, किसी थर्ड पर्सन, he will be the held to be the recipient. और उनके बीच तीसरा ट्रांजेक्शन है वो इज इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन. सेक्शन 10(1)(a) and section 10(1)(b), they are very very plain, simple and unambiguous, except little bit confusion on X वक्त के. वो भी एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं है, या तो वो थोड़ा सा सेलर का अपना वो हो सकता है जल्दबाजी करने का, एक्चुअली में झगड़ा है स्टेट के डिवीजन का. IGST विल गो टू द स्टेट जहाँ गुड्स जा रही है, CGST और वो बढ़ जाता है उसी स्टेट पे जाते हैं, वो सेल हो रही है, अगर उसको लोकल सेल माना जाता है. तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है. हमारा ताल्लुक तो ये कि हम प्रॉपर्ली उसको देखें, से उसके नेचर को पहचानें और जल्दबाजी में ना करके उसको अगर हम प्रॉपर्ली थोड़ा सा सेल उसको काट लेते हैं, ट्रांजेक्शन को विजुलाइज करते हैं, तो हम वी विल बी फेसिंग नो प्रॉब्लम. आ जाता है प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको तो फिर ठीक है, तो फिर देख. लेकिन so far a legal position is concerned, to my mind there is no much scope of any repeated interpretations or interpretation after interpretation, the plain and simple. इसके बाद एक क्वेश्चन, जो एक सवाल और उठा था, व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं बहुत ही मतलब इनफॉर्मल वे में जो डिस्कशन में आ रही हैं बातें जो लगातार, और हम भी उससे गैस कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बहुत सारे जूनियर एडवोकेट्स भी इस संबंध में अपनी रखते हैं बात. एक अभी पेंट्री कार के बारे में क्वेश्चन उठा था, ऑन बोर्ड कन्वेंस के बारे में. तो देखिए उसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने में कन्वेंस के बारे में भी कोई लॉ बहुत अपने में क्लियर है. बहुत आसान, बहुत ही आसान बात है कि जहाँ पे सप्लाई होगी, जहाँ गुड कन्वेंस में चढ़ाया गया, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. गुड्स जिनकी सप्लाई ड्यूरिंग जर्नी होगी इन ए प्लेन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, अगर इन बिटवीन जर्नी जो गुड्स एडेबल है या वो सब सप्लाई होती बिकती है, तो उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा उसी जगह मानी जाएगी जहाँ से वो लोड हुई. इसमें कोई समस्या ही नहीं है. अब समस्या, और नॉर्मली आपने मार्क किया होगा कि एवरी एयर जो कंपनी है, एयरलाइंस हैं, वो नॉर्मली हर स्टेट में वो रजिस्टर्ड है, रेलवे हर स्टेट में रजिस्टर्ड है. तो देयर इज नो प्रॉब्लम. इसमें दो तरीके के ट्रांजेक्शन हैं कि एक में तो जहाँ पे गुड्स का सप्लायर है वो ऑपरेटर ऑफ द कन्वेंस को वहाँ सप्लाई करता है, तो वो स्टेट के हिसाब से डिफाइन, और उसके बाद वाला तो हमेशा बिल्कुल इसमें है कि जिस जगह से लोड किया गया वहाँ से वो सामान बढ़ जाएगा, आगे को सब चला जाएगा, उसको जो भी बिकेगा वो सब प्लेस वहीं माना जाएगा उसका. बट एक क्वेश्चन अभी जो थोड़े दिन पहले उठा, वो ये उठा कि एक व्यक्ति जो डीलर है दिल्ली का, उसने बहुत सारा अपना सामान गाजियाबाद में वेयर हाउस को भेज दिया. यहाँ पे वो रखा रहा, उसके बाद में वो डिफरेंट प्लेसेस पे गया, कुछ उसका सामान गया, वो जयपुर में एयरक्राफ्ट पे लोड हुआ और एयरक्राफ्ट वहाँ से बॉम्बे गया. वहाँ पर ये डिस्प्यूट हुआ, उसने शायद उसको नहीं समझ पाया, वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ कि प्लेस कहाँ हो. तो लॉ अपने में बहुत क्लियर है कि प्लेस तो वही होगा जहाँ पे गुड्स उस पर लोड हुई या ऑन बोर्ड गई. अब उसका क्लेम ये आया कि साहब इतना सारा बल्क में माल था, और मैं साहब वेयर हाउस, मैं तो दिल्ली में काम करता हूँ वेयर हाउस से, मुझे ये ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट है कि कितना माल कौन सी जगह को गया, कब किसी प्लेन में लदा, कब उसमें गया. लॉ, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि लॉ चाहे कितना ही स्ट्रिंजेंट, चाहे कुछ भी हो, अगर लॉ इज देयर तो वी हैव टू फॉलो इट. अगर आप बिजनेस करते हैं, आप वेयर हाउस रखते हैं गाजियाबाद में, भले आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर, टू एम्प्लॉय सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन, कि आप वो रखें कि कितना माल किस कौन सी जगह गया, किस उसमें लोड हो रहा है, कहाँ लोड हो रहा है. ये देयर विल बी नो एक्सक्यूज. इसको आप प्रॉब्लम के तौर पे देखना, आई एम सॉरी कि साहब ये कोई प्रॉब्लम के तौर पे देखा जा सकता है. हम अपने फेलियर को या अपने स्लैकनेसनेस को या अपनी लेजीनेस को हम प्रॉब्लम के तौर पे प्रोजेक्ट करें, तो ये मैं आई डाउट कि मैं आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस वेरी व्यू.
थर्ड क्वेश्चन इससे अगला आता है कि साहब जहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत, मूवमेंट ऑफ गुड्स में भी कुछ बातें आई कि साहब फैक्ट्री, आपने किसी ने ऐसी चीज़ बेची जिसमें कुछ चीज़ें, फैक्ट्री मान लीजिए सपोज उसने एक फैक्ट्री प्रेमिसेस बेच दिया और पूरा किसी मकान बेच दिया, अब उसमें फंड वो था, थोड़ा सा चीज़ें थी जो एम्बेडेड इन दी अर्थ थी. सो लॉन्ग ए थिंग इज एम्बेडेड इन दी अर्थ, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट द मोमेंट इट इज अप्रूटेड इट बिकम्स मूवेबल. तो उसका मूवमेंट हो सकता है, उसका मूवमेंट हो गया. या मान लीजिए जैसे ड्यूरिंग कोर्स उसने उठा के कुछ चीज़ें इधर उधर रख दी या उधर से उधर रख दी, उठा दिया कोई चीज़, उखाड़ लिया वहाँ से वहाँ रख दिया, तो इसमें क्या होगा. तो नॉर्मल कोर्स में हम एक जनरल एस्पेक्ट के साथ में देखें कि अगर होल प्रेमिसेस इज बीइंग सोल्ड एज सच with all the things attached to the earth, notwithstanding that one or two may be uprooted, it does not make any difference. This will be a sale of property या goods जिसमें movement of goods is not at all involved. वह movement of good involved नहीं है. गुड्स असेंबल अगर हो रही है पर्टिकुलर, तो सप्लाई एक्ट में बहुत क्लियर है कि साथ ये चीज़ें उसको माना जाएगा, वहाँ का वहीं माना जाएगा. इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आती है. बाकी अब देखिए बोर्ड ऑफ कन्वेंस की जहाँ तक भी बात थी, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में आती है. अगर जब पहला ट्रांजेक्शन था उसमें, तो पहला ट्रांजेक्शन तो पैन 1A से गवर्न हो जाएगा तुरंत ही. हमारा जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो उसमें पैन ई में आता है, लेकिन पहला नहीं आता. इसी तरीके से जब हम असेंबलिंग की बात कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा ही बस ये देखने वाली बात है कि अगर हम बल्क में क्या देख रहे हैं, मेजॉरिटी हमारे ट्रांसफर की क्या थी. एक दो चीज़ मूवेबल वहाँ पड़ी हो सकती हैं, वो आपने बेच दी, जो इंस्टॉल्ड नहीं है या जिसे आप कहते हैं एम्बेडेड नहीं है, या असेंबलिंग भी जिनकी नहीं हो रही है. लेकिन वो टू माय माइंड ऐसा कोई इससे कोई डिफरेंस पैदा नहीं होता है. अगर वो केवल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री या प्रॉपर्टी के पार्ट, इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल के तौर पे अगर वो सप्लाई किया जा रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स उसकी उसी में कवर होगी, किसी और चीज़ में कवर वो नहीं है. ये सेक्शन 10 इन ब्रीफ है. अगर आप उसको ब्रीफ में उसको देखें, बाकी आई विल वेलकम द क्वेश्चंस लेटर ऑन. अगर किसी आदमी को, किसी भी मेंबर को पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी, तो आई विल डील इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस. इसके बाद एक्सपोर्ट के बारे में आता है हमारे पास कि एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट का जो है कि एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, कहीं कोई समझते ही नहीं. और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आउटसाइड इंडिया है, उसमें कोई देयर नो. टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में भी यही है कि नियरेस्ट कोस्टल लाइन के उसका, इनमें कहीं कोई मैं डाउट के साथ देयर इज एनी डिस्प्यूट. अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन उठा है थोड़ा सा, जो हमारे सामने डिस्प्यूट में आया है कि अगर सपोज मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में कोई डिस्प्यूट आ रहा है कहीं, या मतलब देयर इज ए कंफ्यूजन या बिटवीन कोई ऐसा डिस्प्यूट है, तो उसमें क्या हो. हाँ, लेकिन टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटके है कि हाउ वी कैन गेट इट डिटरमिन. अब डिटर्मिनेशन का तो तरीका यही है कि या तो वो मान ले हमारी बात को, नहीं मानता तो अथॉरिटीज के सामने जाए हम लोग. तो अभी कुछ दिन पहले दो आएंगे, यू पीपल मस्ट बी नोइंग, एक तेलंगाना की AAR एडवांस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का एक साइटेशन है, एक केरला हाई कोर्ट का है. अब ये मैं केवल इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर 10A से लेकर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आया, इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आया केरला के में और तेलंगाना के में. तो तेलंगाना की जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने केवल मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर वो चले गए. केवल सोल उनका क्राइटेरिया था कि मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर हुई तो वो IGST होगा, जबकि केरला हाई कोर्ट ने उससे थोड़ा सा एक अलग व्यू लिया. मेरे विचार से दोनों की दोनों अथॉरिटीज, जो दोनों साइटेशंस हैं, वो टू दी पॉइंट प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर रहे हैं. केवल मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर जाना, अब मूवमेंट ऑफ गुड्स के तो बहुत सारी बातें हैं कि भाई मूवमेंट ऑफ गुड्स वहाँ से हुआ लेकिन वहाँ तक रुक गया, उसके बाद वो नहीं लेके आगे, उसे वहीं छोड़ दिया आगे, तब क्या करें. तो उसके केवल इसलिए आप उसे IGST मान लें.
यानी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट के प्लेस पे जब तक प्रूव नहीं होगा कि वो वहां तक आया, जब तक उसे IGST नहीं माना जा सकता। और अगर उसने स्टेट में वहीं के वहीं उसे निपटा दिया, ये क्लियर ही नहीं हुआ, तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम। मेरा जो नट शैल में जहाँ तक मेरा अपना एक इम्प्रेशन है सारे प्रोविजंस को लेके, वो केवल इतना सा है कि साहब ये एक केवल फैक्ट के ऊपर, एक सिंगल फैक्ट के ऊपर ये डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है। ये पूरे ट्रांजेक्शन को एज ए होल आप उसको लें, उसके कंटेंट्स को देखें, उसके बाद ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि एक्चुअल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी और क्या ये होना चाहिए, ये इंटर स्टेट माना जाना चाहिए या इंटर स्टेट माना जाना चाहिए। और सेलर के ऊपर इसकी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स चार्ज करने की जिम्मेदारी तो उसी की है, अगर वो रजिस्टर्ड के बीच में हो रहा है, और अगर वो अनरजिस्टर्ड बाहर है तब भी उसी की जिम्मेदारी है। तो इसको जरा उसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और मेरे विचार से तो वो अपनी लायबिलिटी से एब्जॉल्व इसमें नहीं हो सकता। मस्ट बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। इसके बाद जो हमारे पास मेन दूसरी बात आती है, वो जो मैंने 2 साइटेशन आपके अभी बताए हैं, उनमें तो वैसे आपकी जानकारी में होंगे ही। एक है पैना सीमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड, इसमें तेलंगाना अथॉरिटीज़ का है एडवांस रूलिंग का, और दूसरा था केरला हाई कोर्ट का कुन मोटर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CST। इसमें केरला हाई कोर्ट हैड हेल्ड which dealt with a scenario where ownership of goods was transferred, seller's premises, contract of supply did not include further movement of goods. The court considered terms of sale to be a determinative criteria for ascertaining place of supply and held such sale to be an intra-state supply entailing levy of CGST and LGST. I do not subscribe to this. ये केरला हाई कोर्ट का है। बहुत सारे हमारे साथी इसको साइट भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मूवमेंट ऑफ गुड बाय द रेसिपिएंट is also a very important determinative criteria. आपने वहां खरीदा, मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, तो वो मूवमेंट नहीं हुआ तो गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रही हैं। आप बाहर का आदमी गुजरात से आया है यहाँ माल खरीदने के लिए, तो वो कहाँ कंज्यूम कर रहा है इस बात। तो मूवमेंट गुड्स तो होना ही है, यानी जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो नेसेसरली फॉलो करेगी उसको, मूवमेंट ऑफ गुड्स को, वो तो होना ही होना है। उसको आप कैसे मना कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ। तो केरला हाई कोर्ट का व्यू, टू माई माइंड इट आउट ऑफ प्लेस, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तेलंगाना की जो अथॉरिटी है वो भी केवल एक बात के ऊपर चली गई कि केवल और केवल मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर। ये ठीक है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बट इन मैनी केसेस कैन नॉट बी अ सोल क्राइटेरिया। अल्टीमेटली काफ़ी सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में एक्चुअली में क्या ये हुआ, और उसके बाद उसका कोई मूवमेंट हुआ नहीं हुआ। आप सपोज मान लीजिए उसने खरीदा, उसने भी उस तीसरे आदमी को वही फैक्ट्री से गेट, उसी फैक्ट्री के जो सेलर की फैक्ट्री उसने वहाँ से खरीदा, उसने भी वहीं के वहीं बेच दिया, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। ये दूसरी चीज़ है कि वो रजिस्टर्ड वहाँ पर है और वो यहाँ पर उसे बेच रहा है। कलकत्ता गुजरात में रजिस्टर्ड है, कलकत्ता में माल खरीदा, उसी माल को उसी स्टेज में वहीं के वहीं उसने एक तीसरे आदमी को बेच दिया। देन व्हाट वुड बी द केस? कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स तो हुआ नहीं। तो केवल ये प्रजम्पशन कर लेना कि साहब एक्स फैक्ट्री सेल हुआ तो लिहाजा ये मूवमेंट हुआ ही होगा, इस आधार पे हम साहब इसे इंटर स्टेट मानेंगे और इस पे IGST अटैक होगा, ये भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग टू मच। All the facts and circumstances of the transaction have necessarily to be looked into and taken into consideration. Only then we come to a definite or fair conclusion as to the actual place of supply. Otherwise तो रजिस्टर्ड पर्सन के बीच में है, वहाँ से सेलर ने भेजा या आपने अपने किसी ट्रांसपोर्टर को कर दिया, वो लेके आ गया, यहाँ पर आपने उसे डिलीवर कर दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो बहुत क्लियर है, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक सवाल और जो बहुत उठ रहा है वो ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन को, ये मुझसे अभी करीब 3-4 दिन पहले भी किसी ने एक रखा था, उससे पहले भी रखा था। एक अनरजिस्टर्ड
डीलर, सबसे एग्जाम्पल के तौर पे अनरजिस्टर्ड डीलर इन बॉम्बे, उसने माल भेज दिया टू ए नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है, बस ऐसे ट्रक से उसने भेज दिया, उत्तर प्रदेश में आ गया, यहाँ पर उसने रेसिपिएंट में से ले लिया। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रिवर्स क्रेडिट मैकेनिज्म विल कम इनटू प्ले। बहुत आरसीएम लग जाएगा उसके ऊपर, और वो उसकी लायबिलिटी होगी रेसिपिएंट की, हिसाब वो अपने टैक्स इनवॉइस काटे, उसको डिक्लेयर भी करे, उस पर टैक्स भी करे। लेकिन वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहे थे वो ये था कि साहब उसने बेचा और यहाँ भी उसको, या वो माल अपने ले आया, तो क्या वो प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ माना जाना चाहिए, बॉम्बे में माना जाना चाहिए? अनरजिस्टर्ड आदमी ने ऐसी एक ट्रक से वहाँ भेज दिया और यहाँ पर आके आ गया, तो सप्लाई कहाँ मानी? डिलीवरी तो वहाँ पे होगी गुड्स की, नहीं। इन केस ऑफ रजिस्टर, अगर वही देखिए, मेरा सोल जो क्रक्स है मेरे सारे डिस्कशन का वो ये है कि वन शुड बी वेरी फेयर इन द डीलिंग, और उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये पाया जाता है, मान लीजिए जांच में कि साहब ये एक्चुअली में गुड्स वहाँ से डिलीवर हुई, वहाँ से चली और वहाँ पर आ गई, तो इसका मतलब क्लियर हुआ, और एक कोई ऑर्डर प्लेस किया गया था, उसके परफेंस में वो वहाँ से माल यहाँ पे भेजा है उस अनरजिस्टर्ड डीलर ने, मीनिंग देयर बाई इट इन्वॉल्व्स एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, और रेसिपिएंट विल बी लायबल ऑन द बेसिस ऑफ आरसीएम मैकेनिज्म। रिवर्स क्रेडिट मैकेनिज्म जो है उसके आधार पे वो होगा। अब यहाँ भी अगर वो अनरजिस्टर्ड ही हो, एक केस ऐसा भी था कि साहब दोनों ही अनरजिस्टर्ड हो, तो फिर सीधा सीधा चोरी कर दी, ना उसने वहाँ डिस्क्लोज किया ना यहाँ डिस्क्लोज हुआ, अनरजिस्टर्ड के बीच में हो गया, तो फिर थेफ्ट, उसका कोई बात ही नहीं, तो इट विल अटैक द प्रोविजन। अगर इसके ऊपर कोई क्वेरी होगी तो आई विल टेक दैट क्वेरी, प्रिसाइज क्वेरी को मैं टेकअप करूँगा। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो अपने में बहुत क्लियर है कि रेसिपिएंट का प्लेस होगा। अगर मूवमेंट हुआ है, अनरजिस्टर्ड से भी आया है, उन्हें बिना किसी उसके भेज दिया, कोई वो नहीं था, तब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ और वहाँ पर माल पहुँचा रेसिपिएंट के वहाँ पर, और ये साबित है कि मूवमेंट है, और ये किसी ऑर्डर के तहत बेचा गया। अगर मान लीजिए ऑर्डर के तहत नहीं बेचा, वो माल लिया, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी, दिल्ली से आदमी ला के यहाँ बेच दे, मूवमेंट प्रायर टू ट्रांजेक्शन एंड मूवमेंट सब्सिक्वेंट टू ट्रांजेक्शन, ये भी एक बहुत डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया है। अगर कोई व्यक्ति वहां से माल लाया अपना, उसका कोई किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, यहाँ पे ले आया, इकट्ठा करा, यहाँ पे उसका बेचा शुरू कर दिया, तो मेरे इन माई हम्बल ओपिनियन ये कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स इसे नहीं माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 10। ये एक प्रॉब्लम मुझसे स्पष्ट रूप से पूछी, तो दैट मैंने इसको आपके सामने से रखा। ये सेक्शन जो कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से आ रही हैं इसमें, इसके अलावा जो बाकी प्रिसाइज आपकी इसके संबंध में क्वेरी होगी तो वो अलग से हम उसे डील करेंगे। अब जहाँ तक प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात आती है, इसमें अगर आप सारे प्रोविजंस को पढ़ जाएं, पूरे के पूरे, इफ यू गो थ्रू ऑल द प्रोविजन रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सर्विसेज, बहुत एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल उसमें है, इट इज़ द प्लेस ऑफ द रेसिपिएंट, जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अनरजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस। अब यहाँ पर है कि अगर एड्रेस नहीं होगा तो, यानी अगर एड्रेस है, इसका ये शो ये करता है कि वो फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, ही इज ए जेन्युइन पर्सन। अगर वो जेन्युइन पर्सन है तब भी उसका, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि सप्लायर के भी पे कहीं ना कहीं कोई मिसचीफ हो रहा है, या वो उसे नहीं बता रहा है, तो इसलिए उस पर ड्यूटी उस पर होगी कि वो प्लेस सप्लाई का उसी का प्लेस माना जाएगा जो सप्लायर ने किया। ये एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। बाकी जो सर्विसेज हैं, जो सब सेक्शन 3 से लेकर ऑनवर्ड सेक्शन 12 या 13 में उसमें जो दी गई हैं, वो स्पेसिफिक केसेस को डील करती हैं, और उनमें भी एक बहुत ही स्पेसिफिक एक प्रोविजन दिया। मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसे नज़र नहीं आती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया कि जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, अगर इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट करती है, या
किसी इमोवेबल प्रॉपर्टी का किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई भी, तो मतलब जहाँ इन्वॉल्वमेंट है या यूज ऑफ ए पर्टिकुलर इमोवेबल प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व, देन देर इज नो स्कोप ऑफ एनी अदर कंक्लूजन के साथ जो प्रॉपर्टी है वही प्लेस ऑफ सर्विस उसका सर्विस होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। एक दो चीज जो कंट्रोवर्सी है जो थोड़ी सी मेरे को लगती है वो कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही ज़्यादा आ रही है, और एक आजकल के जो ये सोशल वो चल रहा है जहाँ डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है या वो है जहाँ मतलब आप इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो उसके संबंध में थोड़ी सी है कि अगर कोई सर्विस जो सप्लायर है वो बाहर है, नॉट इन इंडिया बट अब्रोड है, और वो यहाँ पर कोई ऐसा सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो उस संबंध में ही एक डिस्प्यूट पैदा हुआ है एक थोड़ा सा। बाकी कहीं कोई ऐसा डिस्प्यूट, और वो डिस्प्यूट भी बहुत वैसा डिस्प्यूट था जिसमें थोड़ा सा नेग्लिजेंस उसके पार्ट पे मानिए या उसके एक एजेंट के पार्ट पे मानिए। ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात आई, ट्रांसपोर्ट की बात आई इस सेंस में कि एक मैरिज पार्टी ने दिल्ली से बस यहाँ पर बुक की गाजियाबाद से बारात जानी। अब उसमें बहुत क्लियर थी, उन्होंने एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस पे होगा, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ सवारी उसमें बोर्ड हो या एम्बार्क करें। तो इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, अब वो दिल्ली में रजिस्टर्ड, ये बात सही है कि दिल्ली से यहाँ आ रही है, लेकिन लॉ का मंशा बहुत क्लियर है कि अगर वो उसे बुक की है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ माना जाएगा अनरजिस्टर्ड केस में जहाँ उसमें वो हो। इसमें डिस्प्यूट की बात नहीं थी, डिस्प्यूट मैं समझता हूँ कि ये उसकी भी जो टैक्स अथॉरिटी है जिसने इसको पकड़ा उसकी भी मैं समझता हूँ उसको थोड़ा सा नई जानकारी या उसने उसका लॉ का एक गलत इंटरप्रिटेशन निकालने का प्रयास किया। इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बहुत अपने में वेरी वेरी स्पेसिफिक। आई डोंट थिंक कि अगर हम उसको प्रॉपरली थोड़ा सा उससे कंसीडर करें, उसको थोड़ा सा क्लोज लुक दें, तो देखिए मेरा अपना मानना है, मेरा थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस में सर्विस का भी है, बहुत सारे जैसे अपीलों में भी आता है या बहुत सारी सेशन ट्रायल से बहुत सारे बड़े ऐसे केस आते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज कि हम कभी कभी जो लॉ का इंटरप्रिटेशन है वो उसको क्लियर वे में नहीं करते, हम उसको अपने केस के हिसाब से कभी कभी मोल्ड करने का प्रयास करते हैं और उसको फिर हम एक कंट्रोवर्सी के तौर पे लेने लगते हैं। यानी वो कंट्रोवर्सी है नहीं एक्चुअली में, लेकिन हम उसे कंट्रोवर्सी के तौर पर उसको ले रहे हैं। ये बात सही है कि बीइंग एडवोकेट उससे हमारा तो उससे ही फायदा है कि साहब, लेकिन नहीं, ये मेरा फेयर असेसमेंट है कि लॉ शुड बी इंटरप्रेटेड ऑनेस्टली, लिटरली जो है वही उसको किया जाना चाहिए। और ऐसा कभी कोई प्रोविजन हमारे नहीं, कुछ तो देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी आज तक नहीं क्लियर कर पाया। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ा वैक्स क्वेश्चन है, आज तक सुप्रीम कोर्ट 70 साल में डिसाइड नहीं कर पाया। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट वर्सेस रेवेन्यू कोर्ट आज तक डिसाइड नहीं हुआ। 10 बेंच इसमें बैठ चुकी हैं, 5 जजों की बेंच बैठ चुकी है, लेकिन नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के कोर्ट को आप कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती है या वो नहीं, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज ऐसा बहुत कम होता है, लॉ अपने में बहुत क्लियर होता है। कभी कभी लूजली ड्राफ्टेड जो प्रोविजंस है वो क्रिएट करता है, और जीएसटी इज वन ऑफ सच लेजिस्लेशन विच अपीयर्स टू बी लूजली ड्राफ्टेड। बहुत सारे प्रोविजन हैं वो लूजली ड्राफ्टेड हैं और वही उसी वजह से वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है वो लूजली ड्राफ्टेड प्रोविजंस की वजह से ही आ रहा है, जहाँ तक मेरा अपना एक असेसमेंट है। लेकिन वो ड्राफ्ट लूज है जरूर, लेकिन इस लेवल पे लूजली ड्राफ्टेड नहीं है कि हम उसको, इट इज नॉट ओपन टू मैनी इंटरप्रिटेशन। अगर हम उसके पर्पज को और ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखते हैं तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जो सेक्शन सब सेक्शन 3 से लेकर आखिर तक के हैं, अगर हम उसको क्लोजली पढ़ते चले जाएं तो वो उन्होंने, अच्छा दूसरी बात एक और है, अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके कोई प्रोविजन बनाया गया है तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वो ये कहता है कि हमको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, अब उन पर इफ एंड बट नहीं हो सकता। एक जनरल प्रोविजन में भी सब्जेक्ट टू may be open to interpretation, but a particular provision dealing with a particular situation is not easily open to interpretation. वो as such
ही इंटरप्रेट किया जाएगा सिचुएशन के साथ। या तो इफ यू आर एबल कि साहब आप उसको टोटली डिस्टिंग्विश कर दें हर हाल में कि साहब ये इस एज सच फेस वैल्यू पे लेते हुए भी ये उसमें नहीं आ रहा है, तब तो बात समझ आती है। लेकिन अगर उसमें नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से ऐसा उसमें कोई हमारे पास इसका बहुत स्कोप बहुत कम रह जाता है कि हम उसको उस तरीके से देख पाए। तो ये नटशेल में एक बहुत छोटा सा एक मेरा प्रेजेंटेशन केवल प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में है। बाकी ऑनरेबल मेंबर्स अगर कोई सवाल रखते हैं तो वेलकम। थैंक यू सो मच। आपने तो बड़े जुडिशियस एंगल के साथ इस सारे टॉपिक को टच किया आपने। आई हैव बीन अ जज, आई नो, तो दैट वाज इनएविटेबल। और मेरे ख्याल से शायद तभी हम लोग कहते हैं कि जब ट्राइब्यूनल की बात होती है तभी जुडिशियल मेंबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है हमें डिपार्टमेंटल मेंबर से। मैं आपको चावला जी जी सर। इंटरप्ट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं एक बात जो आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए जब हम किसी जज के सामने अपने मैटर को रखते हैं तो दो पर्सपेक्टिव होते हैं, दो पर्सपेक्टिव थे, एक तो होता है लॉयर्स पर्सपेक्टिव, एक होता है जज पर्सपेक्टिव, और दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट। अगर लॉयर जज के थिंकिंग को या उसको नहीं समझ पाया या उसको नहीं समझ, तो मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द जज। उसके जज पर्सपेक्टिव को भी जानना मेरे हिसाब। मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल दूंगा। आपके यहाँ एक काउंसिल है सीपी गुप्ता जी, चंद्र प्रकाश गुप्ता, काफ़ी ओल्ड, अब तो 92 93 के होंगे। तो एक बार मुझे ये किसी ने बताया कि साहब ये ही इन द हैबिट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ ऑल द जजमेंट, जो जिसमें वो अपियर नहीं होती। मैंने उनसे एक बार पूछा था, मैंने कहा भाई आप क्यों ये कॉपी लेते हैं सब केसों की, जजमेंट की? व्हाट इज इट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी एवरीबडी शुड नो। वो उनका एक्सपीरियंस था, 70 साल की वकालत हो चुकी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात बताई थी। वो कहते हैं सर मैं कॉपी इसलिए लेता हूँ कि मैं उन्हें पढ़ता हूँ हर एक के जजमेंट, तो मुझे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति इसका परिवेश क्या है, ये किस तरीके से चीज़ों को ग्रेस्प करता है, किस तरीके से चीज़ों को सोचता है, किस तरीके से उनको इंटरप्रेट करता है, इसका ब्रॉटअप क्या है। तो जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि इस आदमी का माइंडसेट क्या है तो मैं उसे क्या इंटरप्रेट करूँ। यानी जज पर्सपेक्टिव जो है इन नटशेल इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, so that's why I included that perspective in this. So, इसको वो हम लोग पहले सुनते थे मजाक के तौर पे कि a good lawyer is the person who knows the law and a great lawyer is the person who knows the judge. वो दूसरे नहीं, but it is this perspective कि you know how the judge is acting and how the judge is reacting. ये just perspective जो आपने बात कही, इसलिए भी आवश्यक है, इसलिए भी जरूरी है कि जब मुझे पता है कि ये जज का एक पर्टिकुलर थिंकिंग है तो मेरी तैयारी उस तरीके की होनी चाहिए तो उसको मीट करने के लिए ये सोचता तो मुझे इसको कैसे मैं डिस्क्लोज कर पाऊंगा। एग्जैक्टली इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई कि यू शुड नो द जज। और अगर मैं जानता हूँ कि ये सही है और इसका लॉजिक सही है तो मैं कितना कोशिश कर लूँ फिर वो नहीं बात बनती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि कुछ हद तक हम लोग को वो भी होना चाहिए। डेफिनेटली आप अभी अगर टॉपिक अभी कंटिन्यू करें यहीं पर क्वेश्चन ले लें हम लोग। मेरी सिंगल साहब से बात हुई थी तो ये था कि साहब वैल्यू सप्लाई भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इट विल टेक 1 or 2 आवर्स है ना। अच्छा, तो मैं तो आई एम रेडी, लेकिन अगर आप कहें तो उसको अगले उस पर भी कर सकते हैं। चलो पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। सिंगल साहब मुझे ज्वाइन है, आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। अनंत सिंगल साहब, थैंक यू। क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं और मेरे ख्याल से कुछ पहले आप बोलिए फिर क्वेश्चन पे आप कुछ कहना चाहेंगे पहले इस पॉइंट पे जहां तक चर्चा थी हमारी। जो चैट बॉक्स में हो उनको पहले डिस्कस कर लीजिए। चलिए पहले से लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग पहला क्वेश्चन आया वीर सिंह जी का। जी, ये पूछ रहे हैं, इज देयर एनी बार टू क्लेम एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑफ अदर स्टेट्स? हम दूसरे स्टेट पे गए, वहां का एसजीएसटी सीजीएसटी दे आए, तो ऐसे में क्या उसका इनपुट मिल पाएगा? मैं बता, किसी भी चीज ये लॉ में एक सबसे बड़ा है कि टू क्लेम ए राइट, टू क्लेम एनी राइट अंडर एनी लॉ, योर क्लेम मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रूफ।
in absence of any provision in the act, absence of provision of any provision in the act cannot be construed to mean that it gives you a right. अगर लॉ एक्ट साइलेंट है कि ए पर्सन पेड CGST और SGST in one state, CGST Act does not provide कि साहब CGST और SGST पेड इन वन स्टेट। तो देखिए CGST और SGST क्या है, तो स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, इंट्रा स्टेट पे अप्लाई करते हैं, तो दूसरे स्टेट में कैसे आप दें? IGST तो ठीक है, IGST गवर्न करता ना इंटर स्टेट को, तो अगर इंटर स्टेट को IGST गवर्न कर रहा है तो फिर CGST और SGST तो इंटर स्टेट को अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटर स्टेट होते ही तो ठीक मिल जाएगा आपको। तो आप कहाँ IGST आपने दिया नहीं तो आप IGST पे कैसे चले जाएंगे? अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है। अब एक बात और आती है, मैंने अभी सेक्शन 77 और सेक्शन 19 सेक्शन 77 CGST और सेक्शन 19 IGST की बात की थी। देखिए दोनों चीज, दोनों सप्लीमेंट टू ईच अदर हैं, दोनों प्रोविजन इन नेचर वो सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कि अगर आपने रॉन्गली CGST या SGST दे दिया और आपको ये था कि साहब आपको IGST देना सेलर को, तो वो सेलर IGST देगा, हालांकि ये उसे इंटरेस्ट की उसको लायबिलिटी नहीं होगी कि साहब इंटरेस्ट नहीं देगा, वो उसका उसे रिफंड भी मिल जाएगा। ये दोनों बातों में है, जहाँ IGST देना दे दिया है, CGST देना था वहाँ देता। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी किसकी हुई, किसने दिया? उसने। यानी सवाल ये आपने रॉन्गली पे किया हो तब तो बात समझ आती है, एक रॉन्ग वो हो गया, असेसमेंट हो गया। लेकिन ये केस जो आप इन्होंने वीर सिंह ने बताया, इसे रॉन्ग असेसमेंट का तो है नहीं। अब आप किस बात पे क्लेम कर रहे हैं? इंटर स्टेट है ही नहीं सब। अगर IGST नहीं दिया है तो आप कैसे, आप हाउ यू कैन क्लेम? और लॉ एक्ट डज नॉट प्रोवाइड। वीर सिंह जी कुछ और भी डिस्कस करना चाह रहे थे। मैं जरा एक तो क्वेश्चन था उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। वीर सिंह जी आप प्लीज आइए, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। जी आपका वीडियो नहीं आ रहा क्या? बात लो, आ जाएगा वीडियो भी। आ गया? आ गया जी, आ गया। हाँ जी, मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं रजिस्टर्ड व्यापारी यूपी का, मैं दिल्ली गया, वहां मैं होटल में ठहरा जी। होटल में ठहरा तो जो सेक्शन 13 है वो ये कहता है सर्विस के मामलों में कि होटल की जो सर्विसेज होंगी वो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं का, उसी स्टेट का होगा। उसने मुझसे SGST और CGST चार्ज कर लिया, तो क्या मैं उसे यहाँ क्लेम कर सकता हूँ? आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, तो पहले आप बताइए कहाँ बार है, फिर मैं बताऊंगा कहाँ बार नहीं है। देखिए कहाँ अलाउ करता है पहले मैं ये बताऊंगा, फिर आप बताइए कहाँ बार है। तो पहले आप ही बताइए। चलिए सेक्शन 262 इनपुट टैक्स की डेफिनेशन बताता है। बताइए। उसमें लिखा है इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड, वो 3 तरह के इनपुट्स को इनपुट टैक्स मानता है। एक तो जो मेरे पास में किसी रजिस्टर्ड पर्सन के सप्लायर का टैक्स इनवॉइस है। नंबर दूसरा जो मैं IGST पे करके आया हूँ इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम को। अब आप पहले तो एक मिनट। नंबर तीसरा, मेरी पूरी बात हो जाने दो अभी। तीसरा रिवर्स चार्ज पे जो पे करता हूं मैं, चाहे वो रिवर्स चार्ज 53 का हो, 5354 का हो या 9394 का हो, तीनों चीजें जुड़ करके इनपुट टैक्स है। जो 94 का इनपुट टैक्स है वो CGST एक्ट में कहा हुआ है, दी टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 और 94 ऑफ 9 ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। यानी 94 का और 93 का SGST वो ITC वो होगा जो मैं रेस्पेक्टिव स्टेट में जमा करूंगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। लेकिन जो शुरुआत कर रहा है वो इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, IGST और UTGST। यहां पर रेस्पेक्टिव स्टेट नहीं कहा गया है। दूसरा जो स्टेट टैक्स की परिभाषा है 2104 में, वो कह रहा है स्टेट टैक्स मींस द टैक्स लेविड अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का टैक्स हो वो यहाँ पे इनपुट टैक्स होगा। जब इनपुट टैक्स है तो, और सेक्शन 16(1) कह रहा है कि मैं क्लेम कर सकता हूं, तो बार कहाँ है? अब आप समझिए, पहला आप अपनी प्रॉब्लम को जरा, अब इसे आप क्या कहा कि मैं गया और होटल में रुका। जी हाँ। तो होटल में आपने क्या क्या सर्विसेज ली?
नहीं कुछ भी किया हो, होटल का पेमेंट मुझको, क्योंकि इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मेरी बात सुनिए। आप ऐसी बात आप सुन लीजिए। हाँ हाँ, आप दो आप चीज जरा, जी जी हाँ, आप होटल में गया मैं, वहाँ ठहरा, हाँ उसने मुझे किराया लिया, वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ठीक। होटल के किराए को मैं पे किया, उसने उस पे SGST और CGST चार्ज कर। आप इस मैंने अपना GST दिया है, लेकिन वो चार्ज इसलिए नहीं कर सकता है GST, क्योंकि वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी स्टेट की होगी। यही अब आपने अपनी बात का पहला जो आंसर है, आपने प्रॉब्लम का आपने खुद ही ये बात का आंसर दिया। देखिए पहली बात तो आप एक बात देखिए कि अगर गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक ही चीज होती तो दोनों अलग अलग प्रोविजन बनाने की आवश्यकता नहीं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो बिल्कुल डिफरेंट फुटिंग पे जाता है। अब आप ये भी कहें कि साहब मैंने वहाँ पे जो खाना खाया उसका नहीं, भी खाने का तो मिलेगा ही नहीं, खाने का तो मिलेगा ही नहीं। मेरी पहले भाई वीर सिंह जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप उसको उस नजरिए से देखें ना कि अब आप गए, आपने होटल लिया, अब आप कह रहे हैं मैंने इसे उसमें लिया, क्या कहते हैं, आपने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में गया था। अगर आप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में गए भी थे वहां, तो ये आप इस बारे में मुझे मे बी आप अपनी जगह पे, लेकिन मेरा जहां तक पर्सनल व्यू है कि मैं सर्विसेज के बारे में, इस तरीके की सर्विसेज के बारे में जो कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, आप कंफर्ट के लिए आपने वो पैसा खर्च किया, अगर आप गए भी थे बिजनेस में तो आप उसका एक्सपेंसेस आपने, पहली बात तो ये जैसे आप एम्प्लॉयर के तौर पे आप जाते हैं वहां, तो बात मुझे समझ आती है कि मतलब आप एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉयर के तौर पे गए, उसने अपने पास से वो खर्च किया। तो मेरा अपना मानना है, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डाउट के साथ मैं इसमें आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्लाई करूंगा, क्योंकि अब आप बात ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो अब आपने एक बात कही ना, ये गुड्स के बारे में ज्यादा अप्लाई करती है। आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं, गुड्स और सर्विस को आपने मिला दिया पूरी तरीके से, है ना। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इसका जो कंसेप्ट है वो बेसिकली रिलेट टू द गुड्स। वो क्या गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग है क्या? मेरा अपना मानना है, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। अलग अलग है? मैं आई विल नॉट अलाउ दिस। इसको आप ये बताइए ना कि आप अलाउ, मैं तो मैंने ये बता दिया कहाँ अलाउ कर रहा है हमको एक्ट। आप तो सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहाँ मना किया गया है। देखिए मैंने अभी आपको अपने एक व्यू पॉइंट बताया, मैं ये बता रहा हूँ कि सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज एक डिफरेंट फुटिंग पर जाती हैं। अब लॉ में, एक्ट में आप बता रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, आपका एक अपना इंटरप्रिटेशन है, मेरा अपना एक इंटरप्रिटेशन इस बारे में। नहीं तो लेकिन लॉ एक भी अगर लॉ उसको स्पेसिफिकली आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस बात को लेके, ये ठीक है कि बार भी नहीं कर रहा, आप ये कह रहे हैं ना कि मुझे कहाँ बार है, मैं उसको नहीं मानता। मैं देखिए बहुत क्लियरली मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं कि मैं गया होटल में, मैं वहां गया, मैं 5 स्टार में रुक गया, मैं साहब इतना बड़ा हो गया, नहीं ये बड़े और छोटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक्सक्यूज मी, मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं इसका इंटरप्रिटेशन इस बात की तरह से नहीं रखता हूं। चलिए सोच के बता दीजिए। आप इस पे जरा सोचिएगा, गौर करिए कि कहाँ रोक है, बस। आई विल कम टू यू लेटर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने टॉपिक को एक डिस्कशन दिया, एक कंट्रोवर्शियल एंगल दिया, मजा आया। नहीं जरूरी है, तो ऐसे होने चाहिए। वीर सिंह सर, यस, नमस्कार। मैं समझता हूँ सर का टॉपिक आज का जो था वो प्लेस ऑफ सप्लाई का था, और शायद आप वहां तक सहमत थे। हाँ वहां आप भी सहमत हैं कि बात आपने जो ले आई ITC पे ले आए, ये बिंदु मैं नहीं उठा रहा था, ये बिंदु जब उठाया जब सर ने ये कहा कि उसके ITC नहीं मिलेगी। एक मिनट, वो तो सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट जो है इनिशियली इट रिलेट्स विद द प्लेस ऑफ सप्लाई, इट हैज नो डाउट, आई थिंक यू योरसेल्फ सर, कि इट हैज नॉट बीन डाउटेड। सर ने खुद कहा कि दूसरे स्टेट का नहीं मिलेगा, तब मैंने बात कही, नहीं तो मैं क्यों कहता। वो तो इनपुट टैक्स का सब्जेक्ट हो गया एक्चुअली, वहां पर डिस्कशन में ही आएगा। सिंगल साहब इनपुट टैक्स के क्रेडिट के बारे में भी देखिए बहुत क्लियर थी। मैं एक बात आपको बता, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, चावला जी ने भी कहा, ये मेरा अपना बहुत क्लियर इंटरप्रिटेशन है कि अगर आप रजिस्टर्ड, आप CGST और SGST पे करते हैं वहां पर, तो CGST और SGST जब आप पे करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लागू होता है। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इंटर स्टेट सप्लाई पे लागू होता है, IGST पे लागू नहीं होता, मतलब उस पे। तो जब इंट्रा स्टेट पे लागू होता है तो
तो अब आप दूसरे जगह पे जो दूसरे स्टेट में आपने टैक्स पे किया है और मूवमेंट अब यहाँ पे हुआ नहीं इस बात का, उस तरीके का मूवमेंट की कोई गुंजाइश भी नहीं है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर उस स्टेट में आप उस टैक्स को कैसे कैलकुलेट वो लाएंगे, आप ये बताइए। आप उसको अपने एक्सपेंसेस में दिखा दें, अदर तरीके से दिखा दें, वो एक अलग चीज़ है। ये मैं इसको, हालांकि मैंने सही बात कह रहे सिंगल जी, मैंने अभी उसको उस नजरिए से नहीं उतना तैयार किया था, लेकिन सर इसको दोबारा देखिएगा जरा है। आई विल कम टू लेटर, नो हाँ, बाद में देखिएगा, इसको देखिएगा बाद में। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। ये मेरा लेकिन अपना फर्स्ट हैंड इंप्रेशन यही है। लेकिन गुड्स के बारे में मैंने आपको कहा कि जैसे वहां दिया हैं तो वो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में कि वो नहीं मिले, उसको ये लॉस हो सकता है परचेजर को कि अगर वो वहाँ पे सीजीएसटी अपने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है, सही फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता और सीजीएसटी और एसजीएसटी कट जाता है, बाद में वहाँ आके यहाँ पे उसका गुड्स को वहाँ यहाँ ले आता है जिसके लिए उसके आईजीएसटी की लायबिलिटी होती, तो वो कल को यहाँ पर वो इस बात को क्लेम, आप बताइए क्या वो क्लेम कर सकता है इस बात को? नो। तो फिर that is all. That's a very interesting controversy. No, let it. हाँ नहीं ठीक है, कंट्रोवर्सी जब तक नहीं आएगी तो मजा क्या आएगा। हाँ जी, इसके अलावा क्वेश्चन एक और पूछा है अरुण गुप्ता जी ने गाजियाबाद से। भाई गुप्ता जी नमस्कार। मैं उनका अरुण जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अरुण जी आप अपने को दूसरा अनम्यूट कीजिए, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है। अरुण गुप्ता जी गाजियाबाद। सर नमस्कार, सक्सेना साहब को नमस्कार। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार जी, फरमाएं जी। सर मेरा क्वेश्चन पढ़ दीजिए चावला जी। आप पढ़ दीजिए। मैं पूछ लेता हूँ सर। मैं दिल्ली गया, मैं तो क्वेश्चन भी भूल गया मैंने क्या पूछा सर। नहीं याद आ गया। सर मैंने दिल्ली के डीलर को ऑर्डर दिया कि मुझे माल भेजना है, अब मैंने कहा उनसे शिप टू दिल्ली के डीलर को कर दे, तो वो मेरे बिल पे क्या टैक्स चार्ज करेगा? दोबारा आईजीएसटी चार्ज करेगा सर? नहीं सर एक मिनट, सक्सेना तो कुछ बीच में क्वेरी है वो आई थी। हाँ दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। मैंने दिल्ली के सप्लायर को ऑर्डर दिया माल डिलीवरी करने का और उनसे कहा शिप टू दिल्ली में ही करना है, वहीं का वहीं करना है जी, वहीं का वहीं करना है, तो वो मेरे बिल पे क्या टैक्स चार्ज करेगा? अब देखिए ये सेक्शन 10(1)(a)(b) का जो मामला है जी, जो उसमें आता है ना जी जी, उसमें आईजीएसटी जी, थर्ड पर्सन के बिहाफ पे सप्लायर किसी तीसरे आदमी को जी डिलीवरी दे रहा है, जी, स्टेट में दे रहा है या किसी और में जा रहा है, तो रेसिपेंट कौन माना जाएगा? रेसिपेंट माना जाएगा द पर्सन हु ऑर्डर दिस। अब ये सर मुझे ऐसा लगा बीच में आपके जब चल रहा था कि आपने ये कहा कि जहाँ गुड्स डिलीवर हुआ वो टैक्स चार्ज करे, मैंने कहा ये तो क्लियर है कि आईजीएसटी चार्ज होगा सर। और बहुत मोटी बात सर जी सर, बिल टू ऐसा है, जिसको बिल जब आप बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस जब आप बनाएंगे सर, बिल टू जिसको होगा वो टैक्स चार्ज होगा, वो तो मुझे आई नो, वो बीच में मुझे ऐसा लगा। सर एक क्वेश्चन मैं वीर सिंह साहब से पूछ सकता हूँ? पूछिए। लेट अस कीप इट सम अदर टाइम, पहले इसको कंप्लीट कर ले। राइट, ये तो कंप्लीट हो गया सर। वीर सिंह साहब ये टॉपिक चेंज हो जाएगा ना, एंगल चेंज हो जाएगा सर। वही क्वेश्चन है जो उन्होंने करा था सक्सेना साहब से। उन्होंने कहा मैं गाजियाबाद में हूँ, दिल्ली होटल में जाता हूँ, वहाँ रुकता हूँ और रूम का बिल पे करता हूँ और वो उस पर सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज करता है। उन्होंने कहा इसका क्लेम मिलेगा। सर कैसे क्लेम मिलेगा मुझे जब उसमें मेरा जीएसटी नंबर मेंशन ही नहीं होगा? वो मेंशन करेगा तो आईजीएसटी चार्ज करेगा, उसे वो कर नहीं सकता, तो मुझे क्लेम कैसे मिलेगा? वीर सिंह साहब से मेरा क्वेश्चन था। अब इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सक्सेना जी अपना व्यू दे चुके हैं। वैसे गुप्ता जी मेरा मानना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जीएसटी और जीएसटी और आईजीएसटी मेंशन करना तो एक अलग चीज है जी, लेकिन सवाल ये है कि देखिए गवर्नमेंट का भी ये मंशा नहीं है। ऐसे तो एवरी पर्सन विल कम, वो गया, उसने अपना एंटरटेन किया कि साहब मैं तो अपने सरकारी खर्चे पे गया था, आगे उसने अपना मेंशन कर दिया, ये आपने उस पर गया था। तो द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग दिस लेजिस्लेशन वुड स्टैंड डिफीटेड। अगर इस तरीके से होगा, सर्विसेज को अगर आप इस लेवल पे खींचने लगेंगे कि साहब मैं बच्चों के साथ भी ले गए, अपने 5 बच्चों को भी ले गए, सब कुछ हो गया कि साहब मैं तो अपने बिजनेस पर्पज से गया या मैं अपना क्लेम कर रहा हूँ, तो अब उसमें फिर बहुत सारी बात आएंगी, भाई आप बताएं कौन कौन सा बिजनेस आप करके आए, मतलब इट विल बी डिफरेंट है ना, ये इट विल बी सब्जेक्ट टू वास्ट इन्वेस्टिगेशन। ऐसा आसान नहीं है ना जिस तरीके से क्लेम कर लेना। चावला साहब, मैं सक्सेना जी के बारे में एक बात और जानकारी देना चाहूंगा। शायद क्योंकि हम लोगों ने तो हम तो एक्टिव हुए गाजियाबाद में 3 साल साहब के सामने।
सर 75% जजमेंट साहब खुद टाइप करते थे अपने लैपटॉप पर इंग्लिश में। वो तो हमने भी देखी है। आपके यहाँ बेंच लगी थी? मेरे यहाँ बेंच, हमारे साथ में बेंच लगी थी, स्टेनो नहीं था, कोई बात नहीं, 20 पेज की जजमेंट टाइप करके हाथ में पकड़ाती थी। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अलावा जो इशू आ रहा था सक्सेना जी, आपने जो बात करी थी, जो मेरा माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा था आपने बात करते हुए, कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इस पे जो डेफिनेशन रिलेशन टू गुड्स है और रिलेशन टू सर्विसेज है, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। यस 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 जी। तो अक्सर जो हमें प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए आ जाती है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ जो डेफिनेशन गुड्स वाली लगनी है या सर्विसेज वाली लगनी है। दैट इज वन बेसिक कॉज ऑफ कंफ्यूजन। जबकि सर्विसेज में कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल उल्टा है। जैसे अभी बात हो रही थी होटल का, कस्टमर कहीं का हो कुछ हो, सर्विसेज वही दी गई जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो हमारे यहाँ कई जगह पे जैसे आपका दिल्ली का एनसीआर है या सहारनपुर जिस कोने में सिचुएटेड है, 3 स्टेट लगते हैं साथ में। दिल्ली का जो डीलर है वो अक्सर क्या होगा, उसके पास कोई सर्विसेज वाला है, लेटेस्ट से कोई केटरिंग वाला है, केटरिंग वाला है, उसको पता लगा जी उसकी सर्विसेज जाके गाजियाबाद भी कर रहा है, वो सर्विसेज केटरिंग की वो जाके गुड़गांव में भी कर रहा है, दिल्ली भी कर रहा है। तो ऐसे में जाके उनको 3 जगह नंबर लेने पड़ते हैं जो सर्विसेज दे रहा है, एक ही जगह जाके दे रहा है। इट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, द लोकेशन ऑफ द सर्विसेज जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। हमारे साथ डीके गांधी जी भी जुड़े हुए हैं। गांधी जी, आप कुछ यहाँ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। इतने अच्छे डिस्कशन के बाद कुछ बचा तो है नहीं मुझे कहने को, लेकिन 1-2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो अभी बीच में आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो बात आई थी उसमें एक प्रैक्टिकल पार्ट आया है विच आई हैव फेस्ड। जो होटल के अंदर आईटीसी लेने का एक इशू है वो वीर सिंह साहब जैसे इंटेलिजेंट एडवोकेट्स ने डिवाइस किया। एक क्लाइंट के सेल्स मीट उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई दिल्ली में और अपना नंबर दे दिया और ट्रैवल एजेंट ने उनको आईजीएसटी का बिल दे दिया। सो दे हैव ट्राइड टू बिल्ड अप दैट काइंड ऑफ ए स्ट्रेटजी फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स। बट अगर प्लेन लॉ को अगर हम लेके जाएंगे तो आई ऑल्सो हैव द सेम व्यू जो सक्सेना साहब का है कि जब नंबर नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई वही है, गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो वी कैन नॉट क्लेम दैट। अब बाईपास करके अगर कोई चीज हम करते हैं, प्लानिंग के थ्रू करते हैं, तो दैट एवरीबडी इज ओपन टू इट, everybody is open to go to the court of law, even department can say no, I can say yes, so that is a good controversy for any lawyer to build it up. This is one part. और जहाँ तक बात है सक्सेना साहब की, उनके लिए हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बट मैं इतना जरूर कहूँगा, after such a successful career we have find a very good lawyer who is available to us in Allahabad High Court for doing very good service for all the community. That is what I can say for Alok Saxena. Thank you very much, Chawla sir. Thank you, Gandhi. Thank you so much. Sekhar sir. Yes. You were adding something? मैं थोड़ी सी मैं उसको एक शब्द और अलग कर रहा हूँ। चीजें बिल्कुल सक्सेना साहब ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, मतलब जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज हैं, हम लोग एक अगर इस दिमाग में अपने रखते हैं, थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ मैं उसको, क्लियर कर रहा हूँ। आपने अभी जिक्र भी किया था कि जो कैटरर का है पॉइंट या किसी का भी है, तो ये इन्होंने सर्विसेज में बिल्कुल मेंशन किया हुआ क्लियर कि आप कहां पर जो सर्विस जहां पर दे रहे हैं दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और वहां पर वो जो है उसी अकॉर्डिंगली वो उसका चार्ज हो। अब आगे है सर, उसका इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन को वही देना होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ जी, उसको इम्पोर्टेंट है, उसको रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे देना होगा उसी स्टेट में जाके। नहीं, दूसरे स्टेट में अगर सर्विसेज दे रहा है, मेरा मतलब ये है कि इंट्रा स्टेट, जैसे कि आपने बात की दिल्ली का आदमी है, सहारनपुर में दे रहा है, गाजियाबाद में दे रहा है सर्विसेज, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहां वो सर्विसेज दे रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और अकॉर्डिंगली एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करेगा। दैट इज व्हाट आई फील। नंबर 2, दूसरा इतना ट्रेन्स का था जो आपने कोई वेसल्स के बारे में या ट्रेन्स के बारे में दिया, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसा लोगों के जानने के लिए। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और चार्ज करते हैं, मतलब सभी के मतलब की चीजें हैं, ये सभी की जानकारी की चीजें हैं।
तो इन सब पर भी जो है थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें, सेक्शन बिल्कुल क्लियर है हर चीजें, वैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि सेक्शन 10 में ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि वेदर ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इट इज वेरी क्लियर। उसके बाद टैक्सेशन की बात जो आती है, आईटीसी क्लेम करने की बात आती है, इट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट आई फील। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आज डिस्कशन तो हमारा काफी हो गया इस पॉइंट पे, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बहुत पॉइंट ले लिया। इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, सर जी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे कंक्लूडिंग अपने ही कंक्लूडिंग पॉइंट्स में? नहीं, मेरा मानना ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो है ये अभी चूंकि नए हैं तो थोड़े कंटेंशंस ऐसे हैं जो पार्टी को थोड़ा कंफ्यूजन है, और मेरा मानना है कि अभी विद इन 1 और ईयर और 2 जैसे जैसे मैटर्स आएंगे, अभी ऐसे प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी ये मैटर टेकअप नहीं हो रहे हैं, यानी अभी कोर्ट ऑफ लॉ में जा नहीं रहे हैं, जो अथॉरिटी नहीं मान रही है, उनकी थोड़ी मनमानी हो रही है, वो अभी जा नहीं रहे, तो थिंग्स अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे जो इंटरप्रिटेशन आते हैं, अगर आप ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो हमेशा, ये मेरा अपना व्यू है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ हमेशा उसको एक्सेप्ट करती है, उसे कभी भी सही ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन कोर्ट हमेशा एक्सेप्ट करती है। हम कभी हमारा मामला है जब हम उसे थोड़ा ट्विस्टेड वे में पेश करने की कोशिश करते हैं, वहां पर एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरा अपना व्यू ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई मोस्ट कंटेंशियस इशू है आज की डेट में जीएसटी। वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कुछ चीजों पर, जो डाटा वगैरह के मामले हैं, इसको लेके कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ रही है, जो हमें भी समझ आ रही है, लेकिन वो भी धीरे धीरे सप्लाई धीरे धीरे हो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी देखिए, मैं तो बड़ा आई एम grateful and obliged to all of you for giving me this platform to interact with all people, intelligent and people on the very subject, और ये डील करना आप लोगों के साथ इस सब्जेक्ट को, वैसे मेरे लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, आई एम ए न्यू एंट्रेंट इन द प्रोफेशन है नहीं, लेकिन इट वाज ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू हैव इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू, सेम हियर। एक आपने जो पीपीटी तैयार करी थी प्लेस ऑफ सप्लाई पे, वो मैं आपको पूरे एक आर्टिकल अपलोड करूंगा। आ गया, मैं अगर इजाजत दे तो मैं अपलोड कर दूं। हाँ, ये भी कर दीजिए, और मैं इस पे अपना पूरे डिटेल आर्टिकल में वो भी मैं अपलोड करूंगा इस पे। राइट सर। तो आपका एक प्लेस ऑफ सप्लाई पे एक प्रेजेंटेशन है, वो मैंने चैट बॉक्स में अपलोड कर दिया है। वो जो लोग डाउनलोड करना चाहे, चैट पीडीएफ फॉर्मेट में चैट बॉक्स में आ गया है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो है उसको फिर किसी दिन है, फिर किसी और उस टॉपिक पे श्योर थैंक यू। अब रिक्वेस्ट करूंगा आनंद सिंघल जी से टू काइंडली कंक्लूड द इशू। थैंक यू विक्रम सर, और सक्सेना साहब के तो हम बहुत आभारी हैं कि मतलब सबसे पहली चीज जो मैं वाकई बड़ी देर से सुन रहा था, सोच रहा था, वो कहना जरूर चाहूंगा कि हमने बहुत से एडजस्ट देखे हैं, जुडिशियल मेंबर्स हम बराबर देखते आ रहे हैं, 38 साल मुझको भी हो गए प्रोफेशन में, मैंने ट्राइब्यूनल्स में देखे हैं, किंतु लॉ पर इतनी ज्यादा पकड़ पॉइंट वाइज और इतना ज्यादा उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कंसीडर करना, इट इज आई नेवर फाउंड सर। मतलब रियली जितने सरल सहजता से आपने हम सबको समझाया, बताया, हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपको। और मैं उस चीज की प्रशंसा अवश्य करूंगा कि एक जुडिशियल मेंबर भी जो हायर जुडिशियल सर्विसेज से आया हो, सिविल, क्रिमिनल लॉ, टैक्सेशन तो एक बहुत साइड की चीज हो जाती है, हम लोग मानते हैं इस तरह का, किंतु उस पर भी आपकी इतनी ज्यादा क्षमता और इतनी अच्छी पकड़, बहुत बहुत हम उसके आभारी हैं। और आपने सबसे बड़ी चीज एक और जो हम लोग को अपने अनुभव को समेट दिया 2 लाइन के अंदर, वही बहुत हम आभारी हैं उस चीज के कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। एक एडवोकेट को कोर्ट के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, किस आर्गुमेंट्स को किस तरह से, मतलब जब तक हम सामने बेंच पे नहीं समझेंगे, हम अपनी कथा गाते रहिए, कोई फायदा नहीं है। कौन सी चीज अपीलिंग है उसको, इस चीज को भी जानना समझना, लॉ के इंटरप्रिटेशन के पर्टिकुलरली एस्पेक्ट्स में, ये चीजें जो है आपने हम लोग को बताई। हम बहुत बहुत आभारी हैं यूपी टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, कि हमारी ये विश्वास है और उम्मीद है कि जो एक विषय रह गया वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, और भी चीजें हैं, मैं आगे भी हम लोग को कोई आपकी आवश्यकता हुई तो आप हमें उपलब्ध होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिंघल साहब फॉर ऑल द गुड वर्ड्स यू स्पोक टू मी। थैंक यू।
आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। आई एम ग्रेटफुल। सक्सेना जी, आपके जाने से पहले 2 मिनट और लेंगे। एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है दिनेश कुमार जी की, वो एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। दिनेश जी, मैंने आपको इधर से अनम्यूट कर दिया है, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज। दिनेश जी सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है 129 पे, मेरा गुड्स जो है रिलीज हुआ है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, यस यस यस, आई एम गेटिंग, यस। हाँ, मेरा सवाल ये है साहब जी, बोले, बोले, जो मेरा गुड्स था वो बॉन्ड पे, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बॉन्ड पे रिलीज कर दिया था। अच्छा जी हाँ, बोलिए बोलिए। अब उन्होंने क्या है, अच्छा उन्होंने गुड्स बॉन्ड पे रिलीज किया, उसके बाद उन्होंने अभी एक नोटिस के पान के उसके ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने एक डिमांड नोटिस जारी करा अधिकारी ने, सचल अधिकारी ने, कि आप जो है इसे जमा कर दीजिए। हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, हम इसमें जमा नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर हमें अब ये 129(3) में ऑर्डर दे दिया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा ये जमा करना था, हाई कोर्ट कैसे निर्देश हैं, और आपके ऊपर जो है अब 130 की कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा, तो अब हमें अपील में जाना है, तो क्या आप 130 में वो ऑर्डर नया देंगे, या 129(3) का जो ऑर्डर दिया उसी के खिलाफ हम अपील में चले जाएं? ये दो एस्पेक्ट अलग अलग हैं, दोनों में आपको एक सुनवाई का मौका मिलता है। 129(3) का जो आपके पास नोटिस आया, वो तो ये आया कि भाई टू शो कॉज वाई द यू शुड नॉट बी प्रोसीडेड अंडर सेक्शन 130। ठीक है, अभी आप वहां पे आपने रिप्रेजेंटेशन दिया वहां पे? जी हाँ, मैंने 129 उसको मैंने ये कहते हुए कि जी हाई कोर्ट ने जब मुझे ऑर्डर मेरा बॉन्ड पे रिलीज कर दे, तो वो मेरा अभी भी लाई करता है, और इसलिए आप मेरे जमा नहीं। उस रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ जो आपने दिया? खारिज कर दिया उन्होंने? उसको खारिज कर दिया, 129(3) का उसने ऑर्डर जारी कर दिया। 130 में चले गए अब, ठीक है। अब 130 की आपका 130 का नोटिस आएगा अभी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आई है हमारे सामने, वो ये आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्रेग्रेंस वाले केस में उन्होंने एक हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को एक्चुअली में समाप्त कर दिया, ठीक है। हाई कोर्ट जो पहले ही ऑर्डर कर दिया, जो ऑर्डर आपने ऑब्टेन कर रखा है 50% हिसाब जमा कर दें और वो बैंक गारंटी दे दें, इस ऑर्डर को हाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्वैश कर दिया, और यहाँ तक लिख दिया कि जो पेंडिंग भी होंगी वो भी सब खत्म। वो उनको भी उन्होंने कहा अथॉरिटीज कैन इग्नोर इट। अब सवाल, एक तो ये प्रॉब्लम आई, तो आपका जो ऑर्डर है अपने में, वो जो पहले वाला है, तो उसको वो चाहे तो अथॉरिटी उसे इग्नोर कर। पहली बात तो आप इसको दिमाग में रखिए, जो पेन फ्रेग्रेंस वाला था ना, वो जो उसको जरा आप पहले यू गो थ्रू दैट, तो उसके हिसाब से जो ऑर्डर्स हैं पहले वाले जो हो भी गए हैं, वो अथॉरिटी कैन इग्नोर दोज ऑर्डर्स हाई कोर्ट। तो आपको अगर वो जो फायदा आप कह रहे हैं कि हमारे फेवर में एक ऑर्डर है, वो अभी हमारा एग्जिस्ट करता है, तो आई डाउट कि आप उसको बहुत ज़्यादा उसका कोई बेनिफिट ले पाएंगे। अगर अथॉरिटी उसको दे मानने से इनकार करते, तो अथॉरिटी इज नॉट कमिटिंग एनी कंटेम्प्ट, वो कंटेम्प्ट नहीं हो रही है, वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब आप 129 का आपने खारिज कर दिया, अब आप उसको एक काम करते हैं, उस 129 को आप चैलेंज कर सकते हैं इस बात को कह के कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, आपने रिप्रेजेंटेशन और बातों को भी तो दिया होगा, केवल इसका तो दिया नहीं कि साहब हाई कोर्ट का हमारे फेवर में ऑर्डर है। तो जो आपने और ग्राउंड से अगर लिए थे, तो फिर आप यू कैन मूव टू दी हाई कोर्ट के साहब हमारे रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली डिसाइड किया जाए, हमारी क्लेम को। और अगर उसको खारिज 130 में जब आपके पास नोटिस आएगा 130 की कार्रवाई का, तब आप उसके पास आपको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सारी बातों को दोबारा से उसको उठाइए। अगर फिर उसके बाद डिसाइड में फिर वो खारिज करता, ओनली देन यू कैन फाइल दी अपील बिफोर दी अपीलेटर कोर्ट। अभी आज की डेट में एक प्री मैच्योर बात होगी कि अभी 130 की कार्रवाई आपकी हुई नहीं है और आप उसमें अपील में चले जाए। 129 की अपील को आई डाउट के वो माना जाएगा वहाँ पर। ये बहुत ही आपके पास बहुत नैरो वो है, 129 का स्कोप उतना ज़्यादा है नहीं। दिस इज 130 का ऑर्डर इज फाइनल ऑर्डर। हालांकि 129 में कुछ हद तक आपके राइट्स को डिसाइड करता है, लेकिन क्योंकि उससे आगे भी एक प्रोसीडिंग्स है 130 की, तो मेरा अपना सजेशन ये है कि अभी आप 130 को जरा थोड़ा उसे कर लें, उसे जल्दी से तय करा लें, उसके बाद में यू कैन फाइल दी अपील बिफोर दी अपीलेटर कोर्ट। अभी आज डेट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके आड़े आएगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर का आपको कोई फायदा अभी नहीं मिलना है। ये मेरा अपना एक व्यू। अभी हमारे भी एक मामला हमारे सामने ही फंसा हुआ है
कानपुर का एक मामला है, उसमें तो बल्कि 130 भी हो गया, और 130 यहाँ तक हो गया कि 130 का नोटिस भी उन्हें जो डिटेन गुड्स वो है व्हीकल उसी के ऊपर चिपका दिया अपने पास ही, और उसे मानते हुए उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बावजूद अपीलेट अथॉरिटी ने उसको खारिज कर दिया है। जो हमारे सामने अब फाइल आई है उसमें उन्होंने उसको खारिज कर दिया है। तो 129 का उसको हाई कोर्ट ने कोई फायदा वहां पर नहीं दिया, उसको ज्यादा एंटरटेन ही नहीं किया उसको सुप्रीम कोर्ट के उसके लाइट में। दिस इज माई व्यू। ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा अपना टॉपिक एक्सटेंड हो गया। इट इज प्लेजर। साहब प्लेजर, हमने कहा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, जो फायदा उठाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अब ये जो भाई साहब अभी सवाल पूछ रहे थे, ये थोड़ा सा 129 और रिलेटेड विद क्रिमिनल लायबिलिटी इसमें जो आ रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम भी आई हैव अपीयर्ड इन सो मेनी केसेस इन क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द जीएसटी इन जबलपुर हाई कोर्ट और एंड मैनी अदर प्लेसेस। तो वो इससे सब जुड़ा हुआ है। ये इट इज आल्सो वेरी बर्निंग टॉपिक आज की डेट में, बहुत बर्निंग टॉपिक हो गया है वो भी। थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं फाइनली निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी जो आए और एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक देते हुए मीटिंग को ऑफिशियली क्लोज करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। धन्यवाद। सक्सेना साहब की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी सहजता से, जितनी सरलता से उन्होंने हम सभी को आलोकित किया, उन्होंने अपने नाम के अनुसार, जैसे उनका नाम श्री आलोक है, उन्होंने उस ज्ञान के आलोक से हम सभी को आलोकित किया। इसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति आभार और धन्यवाद। ऐसे लोग वास्तव में, अभी आनंद जी ने एक बात कहा कि जुडिशियली में काम करने वाले ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। जिस प्रकार से आपने सहजता से अपनी बातों को रखा और बताया, हम आपके सम्मान में केवल एक लाइन कहना चाहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल के लिए। जिस पर आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन हमारे यूपी टैक्स बार को हमेशा इसी प्रकार से मिलता रहेगा। हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी सहजता से, आपकी सरलता ने, आप समझिए कि हमारे पूरे साथियों को एकदम दिल आपने सबका जीत लिया है अपनी सरलता और सहजता से। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके प्रति, हम सारे साथियों। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।